नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जी हाँ, बहुत लंबा चला संघर्षों की डगर, आखिर पा ही लिया आज़ादी की नगर। आज अपना है गणतंत्र, अपना है संविधान। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर हिस्सा लिया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा है कि दिल्ली के लोगों, पिछले 7-8 साल के अंदर हमने इतने काम किए हैं कि केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड कहता है कि देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा है कि महंगाई तो है पूरे देश में, चीजें महंगी होती जा रही, लेकिन पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। दिल्ली में महंगाई की दर 3% है, गुजरात में 7%, हरियाणा में 7.8%, मध्य प्रदेश में 7.5% और उत्तर प्रदेश में 6.8% है। अनिल एंटनी की कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने पर वरिष्ठ कांग्रेसी जयराम रमेश की प्रतिक्रिया आई। अनिल एंटनी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के बेटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के विवाद के चलते बुधवार को अनिल एंटनी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अनिल के इस्तीफे को लेकर बगैर नाम लिए ट्वीट किया। एक राज्य के 2 मुख्यमंत्री के 2 बेटों की कहानी। एक भारत यात्री है जो राष्ट्र को एकजुट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर ज्यादातर नंगे और बिना थके हुए चल रहा है। अगले 2 महीने में गेहूं की नई फसल तैयार हो जाएगी। जाहिर है, इस रबी सीजन में भी सरकार पीडीएस सिस्टम के जरिए गरीबों को गेहूं उपलब्ध कराने और ओपन मार्केट में दामों पर नियंत्रण रखने के लिए अपने स्टॉक के लिए गेहूं की खरीदारी करेगी। लेकिन इस सीजन में सरकार के एमएसपी के भाव पर गेहूं खरीदना इतना आसान नहीं रहने वाला है। वजह है गेहूं के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी और सरकार ने इसी रबी सीजन के लिए गेहूं का जो एमएसपी तय कर रखा है, उससे 50% ऊंचे दाम पर गेहूं का भाव जा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दर्ज मुकदमे प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। योगी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी 2 धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं। वह आईपीसी की धारा 147 और 323 में दोषी करार दिए गए हैं। गुजरात दंगे को लेकर पीएम मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया है। इसके बावजूद लगातार देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में अपने स्क्रीनिंग होना पूरी तरह से अवैध है। इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस एफआईआर दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारी तक कर सकती है। किसी भी सूरत में यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह यूनिवर्सिटी में भारत के अंदर ही है, यहाँ के ही कानून उस पर लागू होता है। कोई भी चीज अगर सरकार की नज़र में प्रोपेगेंडा है या लोगों के हितों के खिलाफ है तो उसे बैन किया गया है। नगर विमान महानिदेशालय ने बुधवार यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए टिकटों के रिफंड से जुड़े नियमों में संशोधन किया। ऐसे में एयरलाइन कंपनियों की ओर से यात्रियों को जारी किए गए टिकटों को उनकी इच्छा विरुद्ध डाउनग्रेड करने पर सशर्त रिफंड करने का फैसला लिया गया है। विमान कंपनियां घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को यात्रा दूरी से हिसाब रिफंड करेगी। डीजीसीए ने सीजीए से संशोधन करते हुए घरेलू उड़ान के लिए टैक्स समेत टिकट का 75% पैसा रिफंड करने की बात कही है। बता दें, केंद्रीय बिजली और गैर नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बुधवार को बिजली राज्य मंत्री और सचिव कृष्णपाल की उपस्थिति में राज्यों और राज्य बिजली उपयोगिताओं के साथ समीक्षा योजना और निगरानी बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा है कि एटीसी&सी के नुकसान को दूर करने के लिए सभी हितधारकों के किए गए प्रयास की सराहना, जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 21 से 22 में एटी&सी नुकसान में 5% की कमी आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एनसीसी कैंडिडेट, एनएस स्वयंसेवक, जनजातीय अतिथि और झांकी कलाकारों से बातचीत की है। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का यह अनुभव बहुत ही रोचक रहा है। उन्होंने बड़ी सीख दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि युवा संवाद 2 कारणों से मुझे विशेष महत्व के लिए होता है। ऐसे तो इसलिए क्योंकि युवाओं से ऊर्जा होती है, ताजगी होती है, जोश होता है, जुनून होता है, नयापन होता है। पीएम ने कहा है कि आपके माध्यम से सारी सकारात्मकता मुझे निरंतर प्रेरित करती रहती। दूसरा, युवा देश की आकांक्षा और सपनों का प्रतिनिधि करते हैं। एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को कहा है कि सरकार जल्द ही स्मारक मित्र योजना का एक नया संस्करण शुरू करेगी। इसके तहत संस्कृति मंत्रालय एसआई के 1000 स्मारकों को रखरखाव के निजी उद्योग के साथ साझेदारी करेगा। लाइट एंड साउंड शो के अलावा कई अन्य गतिविधियों को भी यहाँ किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय सांस्कृतिक सचिव गोविंद मोहन ने कहा, 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त हो जाएगा। हमारा लक्ष्य संशोधित स्मारक मित्र योजना के तहत 500 साइटों के लिए भागीदार के साथ इससे पहले मेमोरेंडम हस्ताक्षर करना।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक राहत भरी खबर सामने आई है। नागपुर के अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति द्वारा शिकायत के मामले में बागेश्वर धाम के महाराजा धीरेन्द्र गिरी शास्त्री को नागपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। नागपुर पुलिस ने जांच के बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को लिखित जवाब भेजा है। नागपुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि वीडियो में देखने पर इससे स्पष्ट हुआ है कि इसमें धर्म के प्रचार से जुड़ी सामग्री नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करने को एक बड़ी उपलब्धि बताया। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन को लेकर एक ट्वीट किया और कहा है कि ये मिशन दर्शाता है कि देश भर में लोगों को पाइप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर कितना काम किया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि एक बड़ी उपलब्धि जो संकेत देती है कि भारत के लोगों को हर घर जल सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर कितना काम किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 43 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2022 प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिसमें 7 व्यक्तियों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 8 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 28 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक शामिल है। 4 पुरस्कार विजेता मरणोपरांत है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पे जो सुविधा दी जा रही है वो मरणोपरांत भी दी जा रही है और द्रौपदी मुर्मू ने ये बड़ा ऐलान किया है। मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने चंदन नगर थाना घेरा है। मोहम्मद पर टिप्पणी करने का नाराज देश भर संहिता। इंदौर में भी शाहरुख खान की पठान फिल्म को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि इंदौर में प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी की थी। इसी बात को लेकर मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति जताई थी। चंदन नगर थाने में QRF की टीम भी पहुंची है। चंदन नगर थाने के अलावा शहर के कई हिस्सों में मुस्लिम समाज के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में सोने की तुलना में चांदी की डिमांड घटने के कारण चांदी वायदा टूट गया। मैककॉमेक्स पर चांदी 44 सेंट घटकर $23.71 प्रति ओंस पर कारोबार करती दिख रही है। इसका असर भारतीय बाजारों में भी आंशिक रूप से देखा गया। इंदौर में चांदी आंशिक घटकर 67,850 रुपये प्रति किलो रह गई। हालांकि ज्वेलर्स का मानना है कि चांदी में ज्यादा मंदी के आसार कम है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों को जनवरी तक ही चलाया था, लेकिन अब इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने के बाद इनकी समयावधि को बढ़ा दिया गया है। पमरी से गुजरने वाली 2 ट्रेनों को अब रेलवे फरवरी अंत तक चलाएगा। जानकारी के मुताबिक ट्रेन हैदराबाद गोरखपुर और रेलवे द्वारा पमरी से गुजरने वाली दोनों ट्रेनों को जनवरी माह के ही चलाया जाना है। ट्रेन 02575 हैदराबाद गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस चलेगी। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर भारत में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। साल 2023 में 5G टेक्नोलॉजी की पहुंच से नेक्स्ट जेन गेमिंग टेक के विस्तार में और तेजी आएगी। 2022 में 15 बिलियन डाउनलोड के साथ भारत दुनिया में मोबाइल गेम का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है। ल्यूमिकाई की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2021 से 22 में $2.6 अरब रेवेन्यू जुटा है और यह वित्त वर्ष 2026 से 27 तक $8.6 अरब पर पार कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग फोर्स में तैनात दिल्ली के 8 शहीदों के परिवार को 1-1 करोड़ की सम्मान राशि दी है। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बॉर्डर पर जवान सैनिक जान की बाजी लगा देते हैं। पुलिस वाले सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ऐसे जवान अब शहीद हो जाते हैं तो उनके लिए पहले कुछ नहीं होता था। केजरीवाल ने कहा है कि ऐसे शहीदों की जान की कीमत नहीं लगानी जा सकती। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 5वां और आखिरी पूर्ण बजट होगा। केंद्रीय बजट भाषण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे शुरू होगा। बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होने जा रहा है। इस आम बजट से लोगों को नौकरी पेशा से लेकर बच्चों की पढ़ाई, होम लोन के स्वास्थ्य बीमा तक नियमों में बदलाव होने की उम्मीद है। 30 और 31 जनवरी को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं। बैंक कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से बैंक ब्रांच का कामकाज प्रभावित हो सकता है। इस बारे में भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि 30-31 जनवरी को यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनिवर्स की बुलाई गई 2 दिनों की हड़ताल से उनके ब्रांच में कामकाज पर असर पड़ सकता है। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल पूरे देश के बैंक ब्रांच के कर्मचारी शामिल होने वाले हैं। बेहतर होगा कि ग्राहक पहले ही अपना ब्रांच से जुड़ा काम निपटा लें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार महिला इंडियन प्रीमियर लीग का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने बुधवार 25 जनवरी को लीग की नई 5 फ्रेंचाइजों का ऐलान कर दिया, जिसमें सबसे ऊंची बोली अहमदाबाद के नाम की लगी है। अडानी स्पोर्ट लाइन ने 1289 करोड़ रुपये में अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी खरीदी है। मेंस IPL की 7 फ्रेंचाइजी में से सिर्फ मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल के मालिकों को इसमें फ्रेंचाइजी मिली है। राज्यसभा के सभापति ने अपना पहला भाषण देने वाले सदस्यों से 15 मिनट में अपनी बात रखने को कहा है, ताकि सदन में समय का प्रबंधन प्रभावित न हो। राज्यसभा के महासचिव PC मोदी ने उच्च सदन के सभापति के निर्देश का उल्लेख करते हुए कहा है कि बुलेटिन ने मंगलवार को ये जानकारी दी है कि उच्च सदन के 24 जनवरी को जारी संसदीय बुलेटिन में राज्यसभा को महासचिव PC मोदी ने कहा है कि स्थापित संसदीय परंपरा के अनुसार 15 मिनट मिलेंगे।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया बुधवार को शुरू हो जाएगी। राज्य भर के 360 डीएलएड कॉलेजों के 30,700 सीटों पर एडमिशन के लिए आवेदन 25 जनवरी से शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट 8 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 2 मार्च तक जारी कर दिया जाएगा। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 13 से 20 मार्च तक ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। परीक्षार्थी ऑनसर पर 27 से 30 मार्च तक आपत्ति दर्ज करवा सकते। रिजल्ट अप्रैल में जारी कर दिया जाए। कांग्रेस का 26 जनवरी से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 में नैया पार करने की कोशिश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बागडोर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के हाथ में है। वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से महिलाओं को साधेगी, जिसके चलते महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। कोरोना काल में गरीबों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने अलग अलग योजनाओं के तहत प्रति व्यक्ति के 5 किलो गेहूं देने की योजना शुरू की थी। इनमें से एक योजना को सरकार ने बंद कर दिया है। अब 10 किलो की जगह प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं मिलेगा। यह गेहूं निःशुल्क दिया जाएगा। खास सुरक्षा के तहत जिन लोगों को राशन कार्ड बने हुए केवल उन लोगों को ही इस योजना का फायदा मिलेगा। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।